पाइथन फंक्शन बनाने के लिए हमने डिस्कस किया था कि def का कीवर्ड है, देन हम कुछ भी फंक्शन का नेम रखते हैं, फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर कॉलन लगाते हैं, फिर टैब की स्पेस देते हैं और उसमें हम कुछ भी करते हैं। और फिर हम पैरामीटर डिस्कस कर रहे थे कि हम कुछ भी पैरामीटर ले सकते हैं और उनको हम सम कर सकते हैं a+b और उसकी वैल्यू को फिर हम प्रिंट करा सकते हैं। तो इसको चलाने के लिए डेफिनेटली हम उसका नाम लिखेंगे और इसको फंक्शन की हम डिक्लेरेशन बोलेंगे या डेफिनेशन बोलेंगे। ये फंक्शन की कॉलिंग कहलाती है कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम और ये छोटी ब्रैकेट जहां पे भी आपको लगी नजर आएंगी, आपने समझ रहे हैं हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और ये हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कीवर्ड भी डेफ है। तो हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं या डेफिनेशन लिख रहे हैं, सही है। तो हम कोई भी दो वैल्यू इसमें पास कर देंगे और हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो रिजल्ट शो हो जाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अच्छा जी, हम क्या कहेंगे कि पाइथन क्लास 05.py तो 30 आंसर जो है वो प्रिंट हो रहा है, दैट्स ओके। अच्छा, अब हमने अगर कोई और कैलकुलेशन करनी है तो हम बोल देंगे 30 जमा 20 50 आंसर प्रिंट हो जाएगा। और पहली दफ़ा 30 हो रहा है क्योंकि 10 और 20 को सम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 50 हो रहा है क्योंकि 30 और 20 को सम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को सम करेंगे तो हमारे पास एक आंसर प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये सम करने के बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि जी हाँ, यूजर डिफाइन ही ना अभी पढ़ रहे हैं सारा। हम ये चाहते हैं अब कि जो हमने यहाँ पे सम किया है इसका रिस्पॉन्स मैं यहीं पे प्रिंट नहीं करना चाह रहा, इसको रिटर्न करना चाह रहा हूँ वहां पे जहाँ पे इसको कॉल किया गया था। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा रिजल्ट सम, यानी कि जिधर मैंने इसको कॉल किया, मैंने किया लाइन नंबर 7 पे इसको कॉल। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर जो भी कैलकुलेट हो रहा है सम का वो एक वेरिएबल में बने और वो वेरिएबल वहां से रिटर्न हो जाए। मतलब रिटर्न का मतलब क्या है कि इसका जो भी आंसर कैलकुलेट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके प्रिंट लगाता हूँ रिजल्ट को, तो आप लोग देखिएगा कि आंसर आ रहा है स्टिल 30। अगर मैं इसको करता हूँ 50 तो आंसर आना चाहिए 100, सही है। तो ये रिटर्न का कीवर्ड क्या करता है, ये जिस जगह से हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं ये वो डाटा उस जगह पे भेज देता है, वापस आंसर कर देता है। अगर मैं यहाँ से जस्ट भेज दूँ मे बी नो डाटा, अब इस रिजल्ट में क्या प्रिंट होना चाहिए, इस रिजल्ट में क्या आना चाहिए, नो डाटा, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या रिटर्न कर दिया, नो डाटा। तो रिटर्न कीवर्ड एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कीवर्ड है जो फंक्शन के अंदर जब हम लगाते हैं तो उसका जो भी आंसर होता है वो जहां भी हम उसको कॉल करते हैं वहां भेजना चाहते हैं। क्योंकि देखो फंक्शन बनाने का मकसद होता है, वो मकसद ये होता है कि हम कोई ऐसा पीस ऑफ कोड जो बार बार चलाना चाहते हैं कॉल करें। जिस लाइन पे कॉल कर रहे हैं मुझे आंसर उस लाइन पे चाहिए रेदर देन कि उसी फंक्शन में प्रिंट हो। तो हम उस लाइन पे आंसर भेजने के लिए हम रिटर्न लगाते हैं। रिटर्न मतलब तुम डाटा को लेके दोबारा उसी लाइन के ऊपर चले जाओ। तो रिटर्न कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी मदद से हम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फंक्शन किसी भी काम की करने के लिए है जो फंक्शन लगाया सम किया थे, सम करने के बाद आपने कहा इसके बाद ना 7 नंबर लाइन प्रिंट हो। नो, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपने
एक फंक्शन बनाया है, तो फंक्शन अगर हम उसको कॉल नहीं करते, लेट्स सपोज हम कहीं पे भी कॉल नहीं करते, तो इसका कोई आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फंक्शन को जब तक कॉल ना करें उसका कोई आंसर नहीं आता, यानी कि उसका कोड चलते ही नहीं। इन शॉर्ट, तो उसका कोड नहीं चला तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर ये जो मैंने a+b किया है और आंसर आया c में, ये मैं प्रिंट लाइन नंबर 2 पे नहीं करना चाहता, लेकिन लाइन नंबर 7 पे करना चाहता हूं। तो इसका मतलब है कि जो उस फंक्शन ने कैलकुलेट करके एक आंसर बनाया है, उस आंसर को मुझे वापस उस जगह पे भेजना है जहां उसको कॉल किया था। तो उसको कॉल कहां पे किया है? लाइन नंबर 7 पे। अब लाइन नंबर 7 पे मैंने इसको कॉल किया, सम 10 और 20, सही है, इसका आंसर आ रहा है 30। अच्छा, अभी कुछ प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि मैंने कहीं पे भी कोई प्रिंटर नहीं लगाया। लेकिन हुआ क्या है, इसका जो भी आंसर प्रोड्यूस हुआ है वो इसी फंक्शन के अंदर रह गया, उसको हमने ना उधर प्रिंट कराया ना उसको किसी और तरह से यूटिलाइज किया। मैं ये चाहता हूं कि लाइन नंबर 2 सी के अंदर जो भी वैल्यू आई है, सेव हुई है, इसको मैं रिटर्न कर दूं जहां पे सम को कॉल किया था। तो सम को कहां पे कॉल किया? हाँ, तो लाइन नंबर 7 पे इसको कॉल कर दो। इसको भेजने के लिए दोबारा जहां पे उसको कॉल किया था, मुझे रिटर्न सी करना है, यानी कि रिटर्न वेरिएबल का नाम। तो उसमें जो भी आंसर कैलकुलेट हुआ वो रिटर्न हो जाएगा, सी रिटर्न हो जाएगा। और ये कहां पे रिटर्न होगा, कहां पे जाएगा वापस? लाइन नंबर 8 पे, जहां पे मैंने इसको कॉल किया था। अब कुछ प्रिंट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने लाइन नंबर 8 पे, समझो यहां पे ये खत्म होके इस केस के अंदर 30 प्रिंट हुआ, लेकिन उसको मैंने किसी और चीज में स्टोर ही नहीं किया, ना शो किया। अब अगर मैं इसको किसी दूसरे वेरिएबल लाइक रिजल्ट में सेव कर लेता हूं, तो एक्चुअली इसकी जगह पे क्या लिखा आएगा? 30, और वो किस में सेव होगा? रिजल्ट में। उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, सो ऑन। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, रिजल्ट, और मैं कहता हूं रिजल्ट में भी आउटपुट इक्वल टू सम रिजल्ट और 10। अब क्या होगा? आउटपुट में क्या आ जाएगा? 40। कैसे बना? ये सब कैलकुलेट, जब भी हमने बोला था कि एक्सप्रेशन बनेगी तब जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और उसकी राइट साइड पे कोई कोड है, कोई सिंपल स्ट्रिंग नहीं है, कोई नंबर नहीं है, वो पहले चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, उसकी आउटपुट बनेगी। अब ये जब चलेगा तो क्या होगा कि सम के फंक्शन के अंदर a में वैल्यू जाएगी 10 और b में, तो ये दोनों सम होके c में क्या सेव हो जाएगा? 30। अब इस 30 को ये रिटर्न कर रहा है। अगर ये रिटर्न कर रहा है तो क्या होगा? यहां पे क्या लिखा आ जाएगा? 30, और 30 किस में सेव हो गया? अब ये रिजल्ट मैंने वेरिएबल प्रिंट किया, इसकी जगह में क्या लिखा जाएगा? और 30 और 10 फिर दोबारा यही सम फंक्शन। अब इसको a में वैल्यू क्या आएगी? 30, और b में वैल्यू क्या आएगी? c में क्या सेव हो जाएगा? 40। जब 40 रिटर्न होगा तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा? और वो किस में जाएगा? उसमें हम जो भी उसको प्रिंट करें, जो भी लिखें, चलेगा। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं करता तो अब क्या होगा? अब जब मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया तो इसके बदले में भी कुछ नहीं आया, इसके बदले में भी मुझे नन मिला कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ रिटर्न ही नहीं किया तो नन मिला। अब कुछ नहीं किया, रिटर्न नन आया, तो अब दोबारा a में क्या रिजल्ट सेव हो गया? नन, यानी कि नल, नील। अब इसके अंदर जब नन प्लस b करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नल। तो वो ही चीज प्रिंट हो जाएगी, तो उसका कुछ भी आंसर प्रोड्यूस नहीं होगा। अल्टीमेट में आपको ये शो कर रहा हूं कि अगर सम मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया और उसको मैं प्रिंट करता हूं रिजल्ट को, तो क्या होता है कि किधर गया? अच्छा, ये कर रहा है क्योंकि उसको नन टाइप जा रही है ना, तो वो इंटीजर ले रहा है, तो इसको वैल्यू क्या आ गई? नन। नन क्यों आया भला? क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं किया। तो जब कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नन, मतलब कुछ भी नहीं, नन।
एम्प्टी, नल वैल्यू, नील वैल्यू, जीरो वैल्यू, कुछ नहीं है, उसको नन बोलते हैं पाइथन की जुबान, NONE, नन, कुछ नहीं। सही है? तो जब कुछ भी नहीं है, नन वैल्यू है, ये कैसे प्रोड्यूस हुई? हालांकि ए बी प्लस सी में गया है, लेकिन उस सी को हमने वापस नहीं भेजा ना, तो इसलिए तो कुछ भी वापस रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो जहां पे फंक्शन को कॉल किया जाता है, फंक्शन की डेफिनेशन मुझे ये पावर देती है कि वहां पे मैं दोबारा वैल्यू भेज सकता हूं जो भी फंक्शन कैलकुलेट हो रहा है। सही है? अच्छा, उसके बाद क्या है? आउटपुट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, लेट्स सपोज कि मैं ये रिजल्ट वाला काम कर देता हूं खत्म, और मैं ये चाहता हूं कि रिजल्ट में मैं खुद ही उसी सम को दोबारा कैलकुलेट करूं और उसमें वैल्यू पास कर दूं 10 20, तो अब क्या होगा? इसमें क्या आएगा? एरर आएगा या प्रिंट हो जाएगा? नहीं होगा, क्या होगा? 40। ये वही बात है कि आप इसका आंसर किसी वेरिएबल में रख के वो वेरिएबल यहां प्रिंट कर दो, या डायरेक्टली वो एक्सप्रेशन वहां पे लिख दो। तो एक्सप्रेशन हमेशा क्या होती है? सोल्व होती है। एक्सप्रेशन हमेशा क्या होती है? सोल्व होती है। तो अब आपने एक ऐसा कोड उसके इनपुट में लिख दिया जो सोल्वेबल है, तो पहले उसको सोल्व करेगा। जब सोल्व करेगा तो ये फंक्शन कॉल करेगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, इधर 30 10 दोबारा उस फंक्शन के पास जाएंगे, वो दोबारा सम होंगे, जो वैल्यू पड़ेगी वो आउटपुट में आ जाएगी और चल जाएगी। अच्छा, अगर यही चीज मुझे आउटपुट का वेरिएबल नहीं बनाना, मैं सीधा प्रिंट में लिख देता हूँ सम और वैल्यू पास कर देता हूँ 10 और 20, क्या होगा? 10 30 40 प्रिंट है, क्योंकि जो उसने आंसर दिया था वापस, वो फौरन मैंने किसी वेरिएबल में सेव नहीं किया, क्या किया है? डायरेक्ट प्रिंट करा के उसकी आउटपुट को शो कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। अब इसी 10 की जगह पे अगर मैं ये करूं, सम अगेन करके मैं कहता हूं 10 20, तो आंसर क्या आ जाएगा? पहले ये सोल्व होगी, एक्सप्रेशन है ना, अंदर वाली एक्सप्रेशन पहले सोल्व होगी, तो क्या बनेगा? 30 30 एंड 30 60 होगी, वो प्रिंटर हो जाएगा। अच्छा, उसके अंदर भी मैं इस 20 को क्या करता हूं? अगेन सम लगा देता हूं और उस पर कह देता हूं 10 एंड 10, ए बी 10 एंड 5, तो क्या आ जाएगा? क्यों? क्योंकि सबसे अंदर वाली पहले एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, ये फंक्शन कॉल होगा, उसको 10 5 मिलेगा, वो रिस्पॉन्स में क्या देगा? 15 देगा, तो यहां पे क्या लिखा आ जाएगा? 15। अब इस दो, ये वाली सोल्व होगी, तो ये 10 और 15 जाएगा, ये सम करके क्या लिखा आएगा? 25। तो अब ये सम होगा तो क्या लिखा आएगा? 55, वो प्रिंट हो रहा है। सही है? तो रिटर्न की वैल्यू समझ में आएगी, क्या फायदा है रिटर्न का? तो रिटर्न को हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और किसी फंक्शन को दोबारा एज एन इनपुट भी दे सकते हैं, प्रिंट में उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है उसके साथ, जो भी हमारा दिल करता है वो हम कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न वैल्यू लगाने का फायदा होता है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैं ये रिटर्न मैंने लगाया है और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन एक वैल्यू डी बनाता हूँ, a प्लस बी करके उसको 2 पे डिवाइड कर देता हूँ और उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न डी। अब क्या होगा? हाँ, मतलब मैं इसकी एक्सप्रेशन को सिंपल कर देता हूँ, मैं जस्ट कह देता हूँ 10 और 20, अब क्या आंसर आएगा? फिर नीचे वाली हो जाएगी। अच्छा, एक फंक्शन, यहां पे लॉजिक आती है कि एक फंक्शन हमेशा सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। लाइक एक फंक्शन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ले सकते हैं ना, जैसे ए बी सी डी ई, जितने मर्जी पैरामीटर ले सकते हैं, लेकिन फंक्शन हमेशा एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकता।
और अगर किसी जगह पे फंक्शन में आपने रिटर्न का कीवर्ड लगा दिया है, उसके बाद का लिखा हुआ सारा कोड चलेगा नहीं। अगर आप यहाँ पे मैं हावर करता हूं, ये क्या आएगा, कोड इज अनरीचेबल। क्यों भला? एक फंक्शन के अंदर जब रिटर्न का कीवर्ड लग जाता है, उसके बाद आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट, ये इशू रहता है। सही है? तो अगर आपने रिटर्न लगा दिया है, उसके बाद आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों? ये इसलिए क्योंकि फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। जब उसने ऊपर कर दी है तो नीचे वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी थी। एक्सप्रेशन क्या थी? रिजल्ट इक्वल टू सम 10 और 20, ये एक्सप्रेशन थी। अब अगर ये फंक्शन 2 दफा रिटर्न करता, तो पहली दफा आंसर क्या आना था? 30, और दूसरी दफा क्या आना था? 15। भाई रिजल्ट में क्या सेव हो? गलत हो जाता ना, गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए उन्होंने लॉजिक क्या बनाई कि एक फंक्शन में एक रिटर्न, एक फंक्शन में सिर्फ एक रिटर्न लग सकता है, और वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू कभी भी रिटर्न नहीं करते। नो, देखो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं इसी बॉडी के अंदर ही वैल्यू को प्रिंट करा दूं, जो भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। लाइक मैं बिल कैलकुलेट कर रहा हूं, कोई सम का फंक्शन है, कोई उधर ही प्रिंट करा दूं। लेकिन नॉर्मली सिर्फ प्रिंट कराना हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद क्या होता है कि जो वैल्यू मुझे रिटर्न हुई है यहां पे, उस वैल्यू को लेके कोई वेरिएबल में सेव कर लो, और उसकी बेस पे मजीद कुछ कोड लिखो। लाइक मैं कहता हूं आउटपुट, और उसको कहता हूं कि रिजल्ट को डिवाइड करो 20 के साथ, और मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। मतलब उसकी वैल्यू को लेके मैं कुछ मजीद कैलकुलेशन करना चाहता हूं। तो अगर ये वैल्यू यहां से रिटर्न नहीं होगी, तो इसमें नन आएगा, तो ये कैलकुलेशन भी नहीं चलेगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये कैलकुलेशन भी दोबारा नहीं चलेगी। इसलिए ये रिटर्न का कीवर्ड लगाना जो है वो जरूरी समझा जाता है। समझ आ रही है ना बात? तो हमने क्या सीख लिया? एक फंक्शन कितने रिटर्न लगा सकते हैं उसकी बॉडी में? एक, सिंगल एक। और एक फंक्शन कितनी वैल्यूज रिटर्न कर सकता है? एक फंक्शन कितने पैरामीटर रिसीव कर सकता है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पैरामीटर रिसीव कर सकता है, लेकिन एक ही उसकी बॉडी में रिटर्न लग सकता है, और वो एक ही वैल्यू को सिर्फ रिटर्न कर सकता है। और जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, उसकी डेटा टाइप क्या हो सकती है? कुछ भी। डेटा टाइप्स पढ़ी थी ना हमने, जैसे स्ट्रिंग है, नंबर है, और बुलियन है। वो क्या वैल्यू रिटर्न कर सकता है? एनी डेटा टाइप, कुछ भी डेटा टाइप की वैल्यू वो रिटर्न कर सकता है। लाइक अभी हमने कौन सी डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न की है? यहां से नंबर। मैं यहां पे सीधा स्ट्रिंग लिख सकता हूं, एनी स्ट्रिंग, वो भी रिटर्न कर देगा वो। मैं यहां पे फॉल्स रिटर्न कर सकता हूं, वो भी कर सकता है। सॉरी, ट्रू रिटर्न करना चाहता हूं, कुछ भी डेटा टाइप की वैल्यू है वो मैं रिटर्न कर सकता हूं, लेकिन एक वैल्यू। ऐसे नहीं कि मैं ऊपर फॉल्स रिटर्न कर दूं और नीचे मैं कोई डी रिटर्न कर रहा हूं, इंटीजर वैल्यू। ऐसे नहीं हो सकता। जब एक दफा रिटर्न लग गया तो उसके दोबारा रिटर्न नहीं लगता। तो ये इसकी बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है या नेचर है। हो सकता है, यही तो हम पहले भी कर रहे थे ना। लेकिन आप बात नहीं समझ रहे, हम फंक्शन को बनाते इसलिए हैं कि हमें कुछ काम करने होते हैं, कोई कोडिंग करनी होती है, उसको फर्दर यूज करना होता है। मतलब उसका जो आंसर प्रोड्यूस हो रहा है, उस आंसर को लेके मजीद कोई काम करने हैं, इसलिए ये फंक्शन बना रहे हैं ना हम, ताकि कोड रीयूजेबल भी रहे, और उसका जो आंसर आ रहा है उसको भी यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो अगर हम उसी के अंदर प्रिंट लगाएंगे, तो उसके आंसर को हम फर्दर कोड में यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। हाँ, वो एक सेपरेट कंसेप्ट है कि अगर हम ये सी ए बी सी ये कर दिए,
आप चाहते हो कि प्रिंट सी कर दें, यही चाहते हो? हाँ फिर तो अभी कुछ भी नहीं आएगा, क्या आएगा? अभी यही तो बात मैंने आगे बताई, अभी क्या आना चाहिए? अभी क्या आंसर आना चाहिए? सॉरी, अभी नन आएगा। क्यों बोला? क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है। तो जिधर से इसको, जब वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, जिधर उसको कॉल किया जा रहा है उधर कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। तो लेट्स सपोज ये हम ए बी वैल्यू है, ये ए बी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब मैं इसको कॉल करूं, मैं ये वैल्यू ही ना इसको पास करूं, तो क्या ए बी को कोई वैल्यू मिलेगी? मैंने देखो ना, पैरामीटर कब पास होते हैं? जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। कॉल करते हुए मैं उसको कोई वैल्यू ही ना पास करूं, तो फिर क्या उसको फंक्शन में वैल्यू मिलेगी? नहीं, अगर मैंने की नहीं यहां पे, तो अब ए बी में कुछ मिलेगा? जब नहीं मिलेगा तो क्या वैल्यू होगी उसकी? नन नन। तो नन प्लस नन नन, कुछ भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन इसी तरह जिस तरह हम पैरामीटर में पास नहीं करेंगे वैल्यू, तो उसके पास नहीं जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहां से वैल्यू रिटर्न नहीं करूंगा, तो जिधर उसको कॉल किया जा रहा है उसके जवाब में वो वैल्यू मिलेगी भी नहीं मुझे, उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। तो इसके रिटर्न में मैं अगर यहां से सी रिटर्न कर रहा हूं, तो ये जब कॉल होगा तो इसके रिटर्न में मुझे वो वैल्यू मिलेगी। अगर मैं वो कॉल नहीं कर रहा तो मुझे कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा। सही? तो अगर अब मैं 10 20 करूंगा तो फिर 30 मुझे मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये यहां से मैं उसको रिटर्न कर रहा हूं, उसके आंसर को। अगर नहीं करूंगा तो नन मिलेगा, मतलब मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा और ना ही उसकी फंक्शन की बॉडी में प्रिंट कर रहा हूं, तो फिर तो कुछ भी जवाब नहीं आएगा। आप नीचे प्रिंट सी कर सकते हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि हम फंक्शन की बॉडी के बाहर आ जाएं। तो फंक्शन की बॉडी से बाहर कैसे आते हैं? कुछ स्पेसिस खत्म कर दें तो इंडेंट खत्म हो जाएगा, इंडेंट खत्म होंगे तो फंक्शन की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पे प्रिंट सी कर दें अगर, तो इतने लफड़े में पढ़ने की जरूरत क्या है? मतलब रिटर्न की भी तो जरूरत ही नहीं है ना। जब ए बी सी में कुछ वैल्यू स्टोर हो रही है, उसको मैं नीचे कॉल कर दूं। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो देखिएगा क्या होता है। वेरिएबल सी इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है? ये कंसेप्ट है, ऐसा क्यों हुआ है? हालांकि सी तो एक वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि वेरिएबल के सिंटैक्स के साथ लिखा है या नहीं लिखा? लिखा है। तो ये एक वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल यूजफुल वेरिएबल नहीं है। क्यों? इसको समझना पड़ेगा। फंक्शन के अंदर बनाए हुए वेरिएबल, उनकी वो लोकल स्पेस वेरिएबल होते हैं। नॉर्मली दो तरह की स्पेसेस होती हैं। कैसे? एक है ग्लोबल स्पेस। ग्लोबल मतलब जो हम फंक्शन के बाहर फाइल के रूट लेवल पे हम जो फाइलें, जो वेरिएबल बना रहे हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल बनते हैं ग्लोबल स्कोप वेरिएबल के अंदर। ऐसे वेरिएबल जो हम फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाते हैं उनको बोलते हैं लोकल स्कोप वेरिएबल। मतलब समझो, एक ये जो फाइल है ना, फाइल ये एक ग्लोबल स्कोप बॉक्स है। ये एक बॉक्स है, उसको हम ग्लोबल स्कोप बोल रहे हैं। अब उसके अंदर जितने वेरिएबल बनेंगे वो क्या होंगे? वो उस ग्लोबल स्कोप का हिस्सा होंगे। लेकिन अगर मैंने कोई इंडेंट दे के उसके अंदर एक और बॉक्स बना दिया है, उसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल स्टोर कर दिया है, तो अब मेन बड़े वाले वेरिएबल में उसकी वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी। बात समझ आई या नहीं आई? देखो, अगर हम एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स देखते हैं, बॉक्स विद इन अ बॉक्स, जैसे ये एक बॉक्स है, ये आपको नजर आ रहा है ना। अब इस बॉक्स, ये इसका बाहर वाला बॉक्स है। अब इसके अंदर कुछ चीजें पड़ी हैं। अच्छा, ये मेन जो बॉक्स है ये इन चीजों को जो उसके अंदर पड़ी है एक्सेस कर सकते हैं ना, लेकिन जो इसके अंदर चीजें पड़ी हैं वो नहीं उसको मिलेंगी। क्यों बोला?
क्योंकि उसके अंदर एक बॉक्स पड़ा है, उसको पूरा वो बॉक्स तो मिलेगा, लेकिन उसके अंदर चीजें क्या पड़ी है वो इस बॉक्स को पता है। मेरी बात समझ आई आपको? तो बाय डिफॉल्ट फाइल के अंदर जितने भी ये फाइल है, इसमें हम जितने भी वेरिएबल बनाते हैं, लाइक मैंने यहां पे बनाया यूजर नेम। अब ये वेरिएबल किधर बना? ये ग्लोबल स्कोप, ये जो वाइट वाइट नजर आ रहा है ना, ये चीज बनी है। अब इसके अंदर जब मैंने एक फंक्शन बना के एक नया ब्लॉक बना दिया, नया ब्लॉक बनाने का मतलब नया डिब्बा बना दिया। अब इसके अंदर मैंने एक ये डिब्बा बना दिया। अब ये डिब्बा भी एक्चुअली उसी ग्लोबल स्कोप का हिस्सा है, लेकिन ये वाला डिब्बा इस डिब्बे को तो एक्सेस कर सकता है, उसके अंदर पड़ी हुई चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर पड़ी हुई चीजें कौन एक्सेस कर सकता है? ये वाला डिब्बा, फंक्शन का ब्लॉक उसको बस एक्सेस कर सकता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? आपका कहने का मतलब है कि फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं चल सकता? नहीं, फंक्शन के अंदर नहीं, बात नहीं समझे आप मेरी। देखो ये जो कोड मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, ये एक वेरिएबल बनाया है, ये एक पाइथन की फाइल में वेरिएबल बना है। ये जो वेरिएबल बना है ना, ये एक स्कोप है, इसको मतलब ये एक डिब्बा है, उसके अंदर बना है। अब इस डिब्बे में जितने भी कोड हम लिखेंगे, जो इस डिब्बे में डायरेक्टली लिखा है, वो इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो इसी एक बॉक्स के अंदर है। इतनी बात समझ आ गई? अब इसके अंदर अगर मैंने कोई नया बॉक्स बना दिया, नया बॉक्स कैसे बनाते हैं? फंक्शन के साथ। अब ये इस फंक्शन के अंदर जितने भी मैं वेरिएबल बनाऊंगा, वो सिर्फ एक्सेसिबल है इस फंक्शन के अंदर, इससे बाहर नहीं, क्योंकि बाहर वाला डिब्बा और कोई है, क्योंकि दूसरी मर्तबा रिटर्न नहीं होना है, इस वजह नहीं रिटर्न का मतलब नहीं है यहाँ पे, सिर्फ स्कोप का मतलब है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, दोबारा कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं अगर नहीं सही समझ आ रही ना। अच्छा, वेरिएबल जो सेव होते हैं वो रैम में सेव होते हैं, ऐसे ही। अच्छा, ये समझो एक मेन हमारी फाइल है, जब हम पाइथन की फाइल बनाई ना हमने, क्लास 05.py, ये पाइथन की फाइल है। अच्छा, रैम में कैसी चीजें स्टोर होती हैं? ये एक बॉक्स बन गया। अच्छा, अब इसमें जितने वेरिएबल बनेंगे ना, वो इस बॉक्स का हिस्सा है, इस बॉक्स का हिस्सा है, वो इस बॉक्स का हिस्सा है। तो होता क्या है, जब मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं, जस्ट लाइक यूजर नेम, उसमें वैल्यू रख दी मैंने कुछ भी, ठीक है, ये वैल्यू मैंने उसके अंदर सेव कर दी, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इस वेरिएबल को मैंने बाद में मैंने बहुत सारा कोड लिख दिया यहां पे ना, ये सारा मैंने कोड लिख दिया यहां तक। अब यहां पे आगे मैंने प्रिंट लगाया यूजर नेम, तो मुझे ये मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने उसी डिब्बे में इसको क्रिएट किया है। अच्छा, ये जो डिब्बा है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। क्या बोलते हैं? ग्लोबल स्कोप। मतलब ग्लोबल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पहला डिब्बा है, इसलिए इसको हम ग्लोबल बोल रहे हैं, बड़े वाला डिब्बा। अच्छा, इसके अंदर हमने देखा है कि हम एक तो लाइनें हम उसी सीक्वेंस में जितनी मर्जी बना सकते हैं, फिर हम एक और बीच में बॉक्स भी बना सकते हैं, जिसको हम फंक्शन बोल रहे हैं। वो एक लैदर से ब्लॉक है, वो लैदर से एक डिब्बा है। क्यों? क्योंकि उसको हमने इंडेंट किया है, वो एक लैदर डिब्बा बन गया। अब इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बन चुका है। अब इसके अंदर जो भी मैं वेरिएबल बनाऊंगा ना, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल बनाऊंगा, मैं भी कहता हूं सी वैल्यू 10। अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर तो प्रिंट हो सकती है इधर, लेकिन ये सी वैल्यू को अगर मैं इस बॉक्स के बाहर प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, इसके रूट वाले बॉक्स में, तो ये एरर देगा, प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किसका पार्ट है? इसका। ये ग्लोबल स्कोप इस पूरे फंक्शन को तो चला सकते हैं, लेकिन उसके बने हुए लोकल स्कोप वेरिएबल को अपने अंदर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका हिस्सा है। अभी हम उस पर नहीं आ रहे ना, अभी
सारी चीजों को कॉम्प्लेक्स ना करें। अभी सिर्फ हम इसी के ऊपर है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। तो इसकी नजर में चूंकि देखो, अगर मैं इसके अंदर प्रिंट लगा रहा हूं, इसके अंदर मैं प्रिंट लगा रहा हूं, बड़े वाले डिब्बे में प्रिंट लगा रहा हूं, सही है। अच्छा, अगर मैं कोई भी वेरिएबल लिख रहा हूं तो उसको तब मिलेगा अगर वो उसी डिब्बे में बना है। अच्छा, अगर मैं इसमें सी लिखूंगा तो उसको नहीं मिलेगा, उसको लग रहा है सी कभी डिफाइन ही नहीं हुआ। हालांकि सी डिफाइन हुआ है, लेकिन वो अपने उस डिब्बे में डिफाइन नहीं हुआ कि वो किसी दूसरे डिब्बे के अंदर डिफाइन हुआ है, वो उसको नजर नहीं आ रहा है। इस बड़े बॉक्स को ये तो पता लग रहा है कि मेरे अंदर कोई एक छोटा डिब्बा बना हुआ है, लेकिन इसको ये नहीं पता लग रहा कि उस डिब्बे में और बाकी चीजें क्या बनी हुई। बात समझ आ रही? तो अब यहां पे इस पिक्चर को दोबारा देखो कि ये मेन ग्लोबल स्कोप है। अब इसमें ये जो वाइट वाइट है, ये है वेरिएबल्स, वो मिल सकते हैं, वो उसी के हैं। अब ये चाहे तो इस पूरे उसके अंदर पड़े हुए डिब्बे को एक्सेस कर सकता है, कॉल कर सकता है, यूज कर सकता है, लेकिन उसके अंदर बनी हुई चीजों को नहीं इस्तेमाल कर सकता। सही? तो इसलिए इस ग्लोबल स्कोप में बनने वाले वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप वेरिएबल बोलते हैं। फंक्शन के अंदर बनने वाले वैल्यू को लोकल स्कोप वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमने देखा, अब अगर मैं यूजर नेम करता हूं प्रिंट तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये वाला लाइन मेन ग्लोबल स्कोप में बनी है और ये लाइन भी क्यों बना, कैसे पता लगा मुझे ग्लोबल में बनी है? क्योंकि कोई भी इंडेंट हमने नहीं दिया। अब इसको मैं रन करता हूं तो एडमिन आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं सी करूंगा तो क्या होगा? क्योंकि देखो ग्लोबल स्कोप में सिर्फ एक ही चीज पड़ी है, डेट इज कॉल्ड यूजर नेम, और ये चीजें जो है जितनी भी पड़ी सी किस में क्रिएट हुआ है? सम में। अच्छा, ग्लोबल स्कोप में मैं सम तो गेट कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि वो उस डिब्बे के अंदर डिब्बा है, मैं उस पूरे डिब्बे को तो कॉल कर सकता हूं, मैं उसके अंदर पड़ी हुई चीजों को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। देखो ना, इसके अंदर मैंने बहुत सारा कोड लिखा सी, फिर मैंने कहा कि रिजल्ट इक्वल टू सी -10, उसको डिवाइड कर दो 2 पे, और जो रिजल्ट आता है वो। अब मैंने इतनी कैलकुलेशन की, अब मैं इस सम को तो, क्योंकि ये उस बड़े डिब्बे का हिस्सा है, उसको तो गेट कर सकता हूं, उसके अंदर लिखे हुए सारे कोड को मैं 1 बाय 1 नहीं एक्सेस कर सकता। अगर मैं ऐसे करने वो अगर इजाजत दे दें तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। वो क्यों बोला? क्योंकि देखो ना, वो चीजें सेपरेट चल रही हैं, फंक्शन एक सेपरेट चीज है, वो बार बार चलता है, एग्जीक्यूट होता है जब भी हम उसको कॉल करते हैं, तो फिर कंफ्यूजन इंक्रीज होती है अगर वो ऐसा अलाउ करते हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा अलाउ नहीं किया। यूज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो कोई और फंक्शन है ना, उसको देखो, इनका क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, वो एक और डिब्बा हमने बना दिया यहाँ पे, वो भी डेफिनेटली वो डिब्बा इसी का डिब्बा है ना, मेन डिब्बे का पार्ट है, उसमें भी सी वेरिएबल बना सकते हैं। क्यों बोला? नहीं, ये देखो ना, अब अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, ये दोनों चीजें डिफरेंट बन गई हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेपरेट स्कोप में है, क्योंकि ये वाला सी नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि उसका एक अपना स्कोप है, उसका अपना स्कोप है। एक स्कोप में सेम नाम से वेरिएबल नहीं बन सकता, लेकिन मल्टीपल स्कोप्स के अंदर सेम नाम से भी वेरिएबल बन सकते हैं। फंक्शन नेम मस्ट बी डिफरेंट। फंक्शन तो ग्लोबल स्कोप में आ रहा है ना, एक से ज्यादा फंक्शन होंगे, उनका नेम डिफरेंट ही होगा। अगर नहीं रखेंगे तो वो इसी एक ही बॉक्स को पॉइंट कर देगा। लाइक आप एक और फंक्शन का नाम बनाते थे, लाइक सपोज आप एक और कहते हो डेफ सम, और उसको बना देते हो ए, मतलब में भी ए बी, ठीक है, आपने ऐसे बना दिया। अब क्या होगा? अब एक्चुअली आपने सम को कॉल किया, ये अब इनमें से कौन सा कॉल होना चाहिए? कोई पता लग रहा है? कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए उसके डिब्बे का नाम लेकर रखना जरूरी है।
अच्छा, ऐसे हम कर सकते हैं, ये भी एक कंसेप्ट है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं समझा रहा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि अगर ऐसे दो हो जाएं तो जब मैं उसको कॉल करूंगा तो कौन सा कॉल होगा, तो कंफ्यूजन है ना। तो इसलिए नाम कभी भी सेम नहीं रख सकते। इसीलिए वेरिएबल के नाम भी सेम डिब्बे में नहीं सेम हो सकते। लाइक इधर यूजर नेम लिखा है, नीचे फिर यूजर नेम ही लिख दूं तो क्या होगा? तो होगा ये कि नीचे वाला चल जाएगा ओवरराइड। इसी तरह अगर मैंने एक ये डिब्बा बना दिया, उसी नाम से ये डिब्बा बना दिया, तो ये डिब्बा खत्म होकर क्या रह जाएगा? जो नीचे वाला डिब्बा है वो रह जाएगा, ओवरराइडिंग हो जाएगी। फिर बात समझ रहे हो? लेकिन यहां भी सेम करेंगे, और अगर हमारी अटेंशन है डिफरेंट वेरिएबल सेव करना तो नहीं होंगे। हाँ, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसको कॉल कैसे करेंगे? पहले मेन फंक्शन को कॉल करेंगे, मेन फंक्शन फिर आगे उस फंक्शन को कॉल करेंगे फर्दर। हाँ, उसके लिए फिर हमें क्लासेस बनाना पड़ती हैं, वो एक नया कंसेप्ट है। हमें फिर इनहेरिटेंस बनानी है, फिर उसका इंस्टेंस बनता है, उस इंस्टेंस की मदद से फिर हम उसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब समझ आ रही है ना इतनी बात? तो व्हाट इज ग्लोबल स्कोप वेरिएबल एंड व्हाट इज लोकल स्कोप वेरिएबल, समझ आ रहा है? और लोकल ग्लोबल स्कोप वेरिएबल आपस में शेयरेबल नहीं है कि हम उसको यहां से वहां कर सकें। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग देखते हैं हम। जैसे तो हो गया ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप वेरिएबल। अच्छा, इसको इसीलिए तो हमने रिटर्न लगाया ना। रिटर्न लगाने की रीजन क्या है कि मैं वो वेरिएबल तो सीधा बाहर एक्सेस नहीं कर सकता जहां पे मुझे चाहिए, तो मैं रिटर्न कर देता हूं ताकि जो वैल्यू मुझे चाहिए वो मुझे वैल्यू मिल जाए, फिर मैं उसको नए वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में दोबारा रख लूं और उसको यूटिलाइज कर लूं। सही है? लाइक मैं ये कह रहा हूं तुम्हें कि सी तो मुझे नहीं मिलेगा, सही है ना? सी तो नहीं मिलेगा, ऐसे ही है ना? ये तो वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे। लेकिन अगर मैं इसको कॉल करके ये डिब्बा ही मुझे एक वैल्यू दे दे, ये वाला डिब्बा ही मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर दे, जो भी सी की वैल्यू है, यानी कि 10 दे दे, तो मुझे क्या इतराज है? जो मुझे चाहिए थी मुझे मिल रहा है ना वैल्यू, उसको मैं सेव कर लूं किसी एक डी वेरिएबल में और उसको यूज कर लूं ग्लोबल स्कोप में। अब ये डी, एक्चुअली ये सी की वैल्यू ट्रांसलेट हो गई ग्लोबल स्कोप डी में। अब डी में ये इस डी को मैं पूरे ग्लोबल स्कोप में कहीं पे भी यूज कर सकता हूं, सही? और इवन सेम नेम से भी, लाइक ये सी मुझे डायरेक्टली तो रीडेबल नहीं था, यहां पे मैंने यहां से रिटर्न सी कर दिया, और रिटर्न सी करने के बाद मैंने क्या कहा, सी इक्वल टू सम 1020 और प्रिंट सी। अब नहीं एरर आना चाहिए ना? क्यों आना नहीं चाहिए? ये सी ग्लोबल स्कोप है, ये सी लोकल स्कोप है। अब इसकी वैल्यू मैं रिटर्न करके इसमें सेव कर रहा हूं। अब ये डी, बेटर है कि ये डी हो ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कि आप एक्चुअली देखो, मैं सी की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहा था जो कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसे तो कर सकता हूं ना। उसकी वैल्यू को मैंने रिटर्न कर लिया, वो यहां पे आके प्लेस हुई, वो किसमें सेव हो गई? डी में, उसको मैंने प्रिंट कर दिया। हाँ, फंक्शन जो होंगे वो ग्लोबल स्कोप होंगे, लेकिन स्टिल हम एक फंक्शन के अंदर, एक स्कोप के अंदर दूसरा स्कोप बना के उसके अंदर एक और भी बनाया जा सकता है, नेस्टेड जिसे बोलते हैं ना, इधर के ऐसा भी कुछ किया जा सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी मजीद इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि सारे फंक्शन हम ग्लोबल स्कोप में ही डिफाइन कर रहे होंगे, सही है? नहीं, देखो ना, वो फिर उसके अगर उसके नेस्टेड में जा रहा है वो, तो उसके पेरेंट में उसको नहीं मिलेगा ना, वो तो एक उसका डिब्बा तो उसको मिलेगा, लेकिन उसके अंदर पड़ी हुई चीजें उसको नहीं मिलेगी। वही कंसेप्ट रहेगा ना, उसके लिए भी तो वो ग्लोबल है, वो खुद लोकल है उसके लिए, सही है?
अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है कि एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं अगर ये कहता हूं कि c इक्वल टू 15, सही है, और c इक्वल टू a प्लस बी और प्रिंट c, अब क्या होगा? एरर आएगा, 15 आएगा या 30 आएगा या एरर आएगा? क्या होगा? सीधे सीधे गेम है ना, क्योंकि लोकल ग्लोबल स्कोप में तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो सब है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे कॉल ग्लोबल को ही की है। हाँ, अच्छा, अब थोड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब क्या होगा? अब मैंने प्रिंट जो है ना फंक्शन के अंदर लगा दिया। डी में भी कुछ सेव हो रहा होगा डेफिनेटली, वो तो उसकी अपनी वैल्यू है जो भी हो रहा होगा। अब सी में क्या आएगा? जो प्रिंट होगा इस सी में लाइन नंबर 4 पे क्या प्रिंट होगा? क्यों बोला भाई? नाउ सी इज इन द लोकल स्कोप। अच्छा, एक और चीज थोड़ी कर लेते हैं, सी बनने से पहले सी को कॉल कर लेते हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? प्रिंट पहले पहले फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन में पहले सारे सी कॉल हो रहा है। अभी सी बना नहीं है, सी बना है लाइन नंबर 4 पे, लेकिन हम उसको कॉल कर रहे हैं लाइन नंबर 3 पे, और एक सी बन रहा है लाइन नंबर 1 पे जो कि ग्लोबल स्कोप है, और जो बन रहा है सी लाइन नंबर 4 पे वो कौन सा है? लोकल स्कोप है। क्या कह रहे हैं? देखो ना, वो स्कोप ही लैदा हो गया। अब उसमें अभी आपने कुछ डिफाइन ही नहीं किया तो वो उसके लिए एक्सेसिबल भी नहीं है। तो अब समझ में आ रही है ना बिल्कुल कि फंक्शन एक टोटली लोकल, वो सेपरेट चीज बन जाती है। उस मेन फंक्शन को बस कॉल कर सकते हैं, उनकी कोड का आपस में कोई भी लिंक नहीं है। सही है? तो हर स्कोप अपने अंदर बनाए हुए वेरिएबल ही खुद एक्सेस कर सकता है। वो वैल्यू चली जाएगी प्रिंट में उसके पास। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये ग्लोबल में जितना कुछ भी क्रिएटेड है ना, ये ग्लोबल्स करके हम देख सकते हैं। ये सारे वेरिएबल, ये चीजें, ये सब इस ग्लोबल का हिस्सा है। ये देखो, ये फंक्शन है ना, ये सम, ये भी इसका हिस्सा है। यहाँ पे एक वेरिएबल भी बना होगा जो हमने बनाया था सी करके, वो भी इसका हिस्सा है। ये देखो, ये सी जिसमें 15 सेव है। सही है? इसी तरह हम जिस तरह ग्लोबल्स प्रिंट कर सकते हैं, इसी तरह हम लोकल्स भी प्रिंट कर सकते हैं। उसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। अब क्या हो रहा है? अब सही है, क्योंकि हम उसको ग्लोबल में कॉल कर रहे थे ना, हमें लोकल स्कोप देखने के लिए लोकल में। अब इसमें क्या क्या है देखो ना, उसने ग्लोबल में जो कुछ था उसने यहाँ पे प्रिंट किया, ऐसे ही है। और लोकल में जो कुछ भी है उसने यहाँ पे प्रिंट। इस लोकल स्पेस में स्पेसिफिकली सम वाली के अंदर क्या क्या चीजें हैं?
बात नहीं समझे यार। ये देखो इस डिब्बे में क्या क्या चीजें हैं, अंदर वाले डिब्बे में क्या क्या चीजें हैं? ए है, बी है और सी है। तीसरी तो बात ही कोई नहीं है। वो तीनों वैल्यूज और उनकी चीजें वो बता रहा है भाई इस स्कोप में ये चीजें हैं। लेकिन ग्लोबल स्कोप में वो वेरिएबल भी बता रहा था, ये देखो ये फंक्शन भी बता रहा है, ऐसे ही है। लेकिन कुछ और भी चीजें बता रहा है जो हमने अभी नहीं कवर की, तो वो भी ग्लोबल स्कोप का हिस्सा होती है, लेकिन हमें नजर नहीं आती क्योंकि हमें उस फाइल को रन करना होता है, चलाना, वो सब भी ग्लोबल स्कोप का हिस्सा होती है। तो अगर आपने किसी फंक्शन में देखना है कि इस पर्टिकुलर स्कोप में क्या कुछ है, तो फिर कैसे देखेंगे? लोकल्स कॉल करेंगे और लोकल स्कोप की सारी चीजें दिखा देगा। अगर आपने ग्लोबल स्कोप में देखने के क्या क्या चीजें हैं, तो फिर कैसे देखेंगे? ग्लोबल्स कॉल करेंगे, वो सारी चीजें उसको प्रिंट कर देगा। ऑल गुड। तो लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, ये चीजें पता लगी। क्यों? द रीजन इज दिस कि जिस जगह में हमने उस फंक्शन को कॉल किया था वो ग्लोबल था। अब लोकल भी क्या करता है कि वो करंट स्कोप देखता है, तो करंट स्कोप लोकल के उस केस में एक्चुअली ग्लोबल ही था। नहीं समझ आई आप? देखो ये एक ग्लोबल स्कोप है, ऐसे ही है, मैंने इसमें कॉल किया, उसने दे दिया। अब लोकल स्कोप फंक्शन कैसे कॉल करता है? उसको जिस स्कोप में कॉल किया जाता है वो उसके लिए लोकल होता है। अब मैं अगर इसी स्कोप में उसको कॉल करूंगा तो एक्चुअली ग्लोबल स्कोप ही लोकल स्कोप है। अगर मैं इसके अंदर जाके कॉल करूंगा तो उसका ये लोकल स्कोप है। लेकिन अगर मैंने एक और डिब्बा बनाया हुआ है जो कि इसी का पार्ट है, इसका ऐसे, अब मैं इसमें जाके कॉल करूंगा लोकल को, अब वो इस लोकल का डाटा देगा या इसका देगा? जिसमें उसको कॉल किया उसके लिए वो अब लोकल है, तो जिस ब्लॉक में उसको कॉल किया है ना उसके लिए वो लोकल ब्लॉक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अगर चूंकि हमने उसको ग्लोबल में कॉल किया था तो ग्लोबल स्कोप इज अ लोकल स्कोप फॉर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। ऑल गुड। तो हमने आज मेनली फंक्शन को कवर कर लिया है, रिटर्न क्या चीजें क्या वो हमें समझ आ गई है। एक जो चीज मैं आपको, ये सारा फंक्शन का टॉपिक इसलिए मैंने पढ़ाया था कि आप बात समझ सको कि ये प्रिंट क्या है। ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, कैसे पता लगा? से इसको कॉल कर रहे हैं इसलिए पता लगा हमें कि ये क्या है, फंक्शन है ये। लेकिन ये फंक्शन हमने नहीं बनाया। जो फंक्शन हम खुद बनाएंगे डेफ के कीवर्ड से उनको हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन हम खुद नहीं बनाएंगे उनको हम बोलेंगे बिल्ट इन फंक्शन। ये फंक्शन किसने बनाया है? पाइथन लैंग्वेज ने। अच्छा, जिस तरह ये प्रिंट का फंक्शन है, इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है दैट इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन। उसकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। लाइक मैं कहता हूं num1 इक्वल टू इनपुट, मैं उसको बोलता हूं इंटर नंबर। अब इनपुट भी एक फंक्शन है लेकिन ये मैंने नहीं बनाया। इसको मैंने क्या दिया है एज ए इनपुट पैरामीटर में? एक स्ट्रिंग, यानी कि एक पैरामीटर मैंने इसको दिया है ये। लेकिन ये इनपुट मैंने नहीं बनाया, किसने बनाया? पाइथन ने। अब ये इनपुट की एक लॉजिक है। जिस तरह हम अपना सम का फंक्शन बना रहे हैं, उसकी क्या लॉजिक है कि दो नंबर को सम करके जवाब लेके आओ। इस इनपुट की भी क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, जो उसने लिखी है। अब उसका मतलब उसने लिखी है तो फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब जिस तरह हमें प्रिंट की लॉजिक मिली, प्रिंट एक फंक्शन था, उसकी क्या लॉजिक है कि स्क्रीन पे चीजें प्रिंट कर दो। इनपुट की क्या लॉजिक होगी कि यूजर से स्क्रीन पे इनपुट लो। तो इसको लेके हमने इसमें सिंपली प्रिंट करा दिया, ठीक है। और ये वाली कंसोल वगैरह मैं अभी के लिए खत्म कर देता हूँ। तो जैसे मैंने रन किया वो कहता है इंटर नंबर, मैं करता हूँ 10, तो वो 10 ही प्रिंट हो जाता है। ग्लोबल स्कोप वेरिएबल को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें मजीद ओप के कंसेप्ट सीखना पड़ेंगे कि हम उसकी वैल्यू को चेंज कर दें और वो फिर ओवरऑल ग्लोबल स्कोप में चेंज हो जाएंगी। लेकिन उसमें मजीद हमें डीप करना पड़ेगा।
अभी के लिए लोकल स्कोप इज डिफरेंट स्कोप देन ग्लोबल स्कोप, और उसका एक अपने वेरिएबल का स्ट्रक्चर है और उसके अपने वेरिएबल का स्ट्रक्चर है, और उनको हम आपस में चेंज नहीं करेंगे और ना ही रिप्लेस करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन भी ज्यादा होती है इससे। सही है? इतनी बात अगर किसी को समझ ना आई हो तो ये सारा फंक्शन का टॉपिक मैंने आपको पहले इसलिए बनाया कि मैं अब बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, तो जब मैं उनको कॉल करूंगा आप लोग उससे समझ आ सकती है ना आपको। तो इसका मतलब मुझे ये आप लोग बताओ कि इनपुट कुछ रिटर्न कर रहा है या नहीं। इनपुट का फंक्शन जो उसने बनाया है, जो एक पैरामीटर ले रहा है, ये कुछ वैल्यू रिटर्न करता है या नहीं? भाई करता है तो 10 मेरे पास प्रिंट आया ना। अब इसकी जो भी वैल्यू में इसमें आएगी वो वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे लिखी जाएगी, वो वेरिएबल में जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि उसने रिटर्न का कीवर्ड उसने भी यूज किया होगा। जिधर उसने कीवर्ड रिटर्न का यूज नहीं किया होगा तो क्या मिलेगा हमें उसके जवाब में? नन, जिस तरह हमारे में मिल रहा है। लाइक मैं कहता हूं कि प्रिंट एक फंक्शन है, मैंने इसको बस कॉल किया, इसके रिटर्न में देखता हूं कि क्या उसने डाला है, इसके जवाब में आएगा ना कुछ, तो मैं कहता हूं कि प्रिंट दोबारा इसी रिजल्ट को मैंने प्रिंट कर दिया, और उसके साथ चलो मैं यहाँ पे रिजल्ट भी लिख देता हूं। तो क्या है? नन। क्यों बोला? इसका मतलब है कि उसने जो प्रिंट का फंक्शन बनाया हुआ है वो कुछ भी रिटर्न, उसने प्रिंट के फंक्शन में रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगाया, तो इसमें उसमें से हम कुछ भी वैल्यू वापस ले नहीं सकते। लेकिन इनपुट के फंक्शन में उसने रिटर्न का कीवर्ड डाला हुआ है, इसलिए हम उसकी वैल्यू लेके दोबारा यूज भी कर सकते हैं। अब रिटर्न की बेहतर समझ आई होगी आपको। अगर रिटर्न ना होता तो इनपुट हमें रिटर्न ना देता है, अपने ही फंक्शन में वो वैल्यू जो यूजर दे रहा है वो वही प्रिंट कर देता, तो हम अपने फार्मूले में उसको कैसे यूज करते? नहीं कर पाते ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। तो अब हम इसको यूटिलाइज करके पूरा स्ट्रक्चर भी बिल्ड कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब मैं ये चेक करना चाहता हूं, यूजर ने इनपुट नंबर की है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर इनपुट एंड वेरीफाई इज इवन और चलो ये तो हमने वेरीफाई तो बाद में किया नहीं है। टेक अ नंबर एंड takes a two number and calculate the sum। तो दो नंबर इनपुट लेने हैं, नंबर 1 इनपुट ले लिया और नंबर 2 इनपुट ले लिया, ठीक है। और इनको सम कैसे करेंगे? रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2 रिटर्न, क्योंकि मैंने अभी फंक्शन नहीं बनाया ना, रिटर्न नहीं आएगा, तो जस्ट सीधा आएगा। अगर मैं फंक्शन बनाता तो फिर रिटर्न, या हम बेहतर है कि हम ये दोनों वेरिएबल भेज दें किसको? सम जो हमने बनाया हुआ है वो यही कर रहा है ना, दो वैल्यू को सम करके रिजल्ट दे रहा है, वो रिजल्ट में आएगा, उसका रिजल्ट फिर प्रिंट हो जाएगा। नंबर 1 10, नंबर 2 मे बी 15, तो आंसर इज 250। क्यों बोला कि इनपुट ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको फिर अगेन इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंट एक और फंक्शन है जो स्ट्रिंग एज अ इनपुट लेती है और हमें नंबर एज एन आउटपुट देती है। तो आंसर क्या आ गया? 30। सही है? क्यों गलत है? इंटर फर्स्ट नंबर, ये ज्यादा समझ आएगी ना। इंटर सेकंड नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर में क्या एंटर करूं? 10 फिर 50, आंसर इज 60। तो अब मैंने फंक्शन को भी यूटिलाइज कर दिया और बाकी सारी चीजें भी आपकी कर दी। ऑल गुड? सही समझ आ गई कि फंक्शन क्या है?
बिल्ट इन फंक्शन और कस्टम बिल्ड फंक्शन में क्या फर्क है? तो अब हमने दो बिल्ट इन फंक्शन यूज किए हैं, इंट और इनपुट, और एक कस्टम बिल्ड फंक्शन यूज किया, दैट इज कॉल्ड सम, जो हमने ऊपर बनाया।